हैदराबाद में भारी बारिश के बीच दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 महीने की बच्ची समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। कई घायल हैं। हादसा कल रात हुआ। राहत बचाव का काम जारी है। हालात का जायजा लेने के लिए हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी मौके पर पहुंचे। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद में भारी बारिश से हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। बारिश इतनी मूसलाधार है कि पानी में भारी वाहन भी तैरते नजर आए। भारी बारिश की वजह से कई बिल्डिंग की पार्किंग में पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं। पटरियों पर पानी भर गया है। कई इलाके हैं जहां घंटों से बिजली नहीं है। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। हाईवे पर बारिश का पानी भी भर गया है। तेलंगाना में 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने लोगों से एहतियात बरतने की बात कही है। भारी बारिश से राज्य में हालात बिगड़ रहे हैं। हैदराबाद में 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। हाथरस कांड में सीबीआई की तफ्तीश जारी है। मंगलवार को पीड़िता के भाई से सीबीआई ने 4 घंटे की पूछताछ की। बाद में सीबीआई ने घर छोड़ दिया। मृतका के भाई को सीबीआई की टीम कृषि निर्देशक के दफ्तर ले गई थी। पूछताछ के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पीड़िता के भाई के बयान को मैच कराया जाएगा जो उसने यूपी पुलिस को दिया है। सीबीआई अगले राउंड की पूछताछ भी कर सकती है। सीबीआई की टीम मंगलवार को क्राइम सीन पर भी पहुंची। सीबीआई ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी की, साथ ही मुख्य सड़क से क्राइम सीन की दूरी भी नापी। सीबीआई और फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत इकट्ठे किए। साथ ही पीड़िता के भाई से क्राइम सीन पर ही जानकारी ली। क्राइम सीन के बाद सीबीआई की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ था। उसके बाद मृतका के घर सीबीआई की टीम गई। हाथरस मामले में पीएफआई के 4 संदिग्धों से आज पूछताछ हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के इन संदिग्धों से आज मथुरा जेल में पूछताछ के आसार हैं। इन चारों को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे से उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये हाथरस की पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन चारों संदिग्धों के तार उन लोगों से जुड़े हैं जो दंगा भड़काते हैं और शांति भंग करते हैं। शांति भंग करने के लिए हवाला के जरिए आए पैसे के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। यूपी के गोंडा में 3 बहनों पर एसिड अटैक मामले में आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने एक मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया। वारदात गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र की है, जहां उसका परसपुर में रहने वाले दलित परिवार की बेटियों पर तेजाब फेंका गया। पुलिस के मुताबिक एसिड अटैक में 2 बहनें मामूली रूप से घायल हैं, जबकि एक बहन के चेहरे पर एसिड पड़ा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज पर्चा भरेंगे। तेजस्वी राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन भरेंगे। राघोपुर में तेजस्वी का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार सतीश कुमार से है। 2015 के विधानसभा चुनाव में सतीश कुमार को तेजस्वी हरा चुके हैं। हालांकि सतीश कुमार 2010 में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को करीब 13,000 वोटों से हराया था। बिहार में जेडीयू ने 15 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। ये वो नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू ने पार्टी विरोधी गतिविधि करार देते हुए ददन सिंह यादव, रामेश्वर पासवान, भगवान सिंह कुशवाहा समेत 15 नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिहार चुनाव में विवादित बयान का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आई तो आतंकी यहां पनाह लेंगे। उन्होंने कहा कि जिस आतंकवादी का हम सफाया कर रहे हैं वो बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। विवादित बयान देने में नित्यानंद राय यहीं नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विपक्ष सत्ता पाने के लिए आतंकवादियों और पाकिस्तान से समझौता कर सकती है। कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो बिहार ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा
हमारे जी ने सौंपा है, कोई मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे, यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है सत्ता के लोगों का। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म हो गई है। अनुच्छेद 370 हटने के 434 दिन बाद महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद उनकी बेटी इल्तिजा ने उनके ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कठिन समय में साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा का स्वागत करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि उन्हें निरंतर हिरासत में रखा जाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को 2 मामलों में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बेटे अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में कोर्ट ने जमानत दी है। वहीं एक दुकान के रेंट मामले में दर्ज केस में भी राहत मिली है। 7 सितंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि दोनों मामलों में जमानत के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने को लेकर सियासत भड़क गई है। राज्यपाल कोश्यारी की चिट्ठी से भड़के एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। पवार ने राज्यपाल की भाषा को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही सेकुलर शब्द को लेकर उद्धव ठाकरे पर किए गए तंज को भी आपत्तिजनक बताया है। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे से चिट्ठी में पूछा था कि क्या वो अचानक से सेक्युलर हो गए हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत भी महाराष्ट्र के मंदिर विवाद में कूद पड़ी हैं। कंगना ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार को गुंडों की सरकार बताया और सवाल उठाए कि बार रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं। कंगना ने सीधा आरोप लगाया कि ये फैसला सोनिया गांधी के इशारे पर किया गया है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में कंगना रनौत से मुलाकात को लेकर तंज किया था और कहा था कि उन्हें राज्यपाल के हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मंगलवार को बीजेपी ने पूरे राज्य में मंदिरों के आगे प्रदर्शन किए और भजन कीर्तन के जरिए उद्धव सरकार से मंदिर खोलने की मांग की। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा थी। काफी देर की अफरा तफरी के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। शिरडी, पुणे समेत महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी मंदिर खोलने के मुद्दे पर हंगामा हुआ। शिरडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरन साईं मंदिर में घुसने की कोशिश की। मंदिर खोलने के मुद्दे पर बीजेपी और सत्ताधारी पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। राम कदम के मुताबिक गिरगिट की तरह रंग बदलना हिंदुत्व नहीं होता। वहीं बीजेपी आशीष शेलार ने कहा कि उद्धव को राज्यपाल से हिंदुत्व का सबक लेने की जरूरत है। जवाब में कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल बीजेपी के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अनलॉक 5 के तहत बार और रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं। उद्धव सरकार की दलील है कि ये फैसला महाराष्ट्र में ज्यादा कोरोना संक्रमण होने के चलते लिया गया है, जबकि बीजेपी कह रही है कि अगर बार, रेस्टोरेंट, मॉल, दफ्तर सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानियों के साथ खोले जा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं। वैसे देश भर में ज्यादातर धार्मिक स्थल खोले जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का ग्राफ आज भी काफी नीचे है। 24 घंटे में राज्य में करीब 8,500 नए मरीज दर्ज किए गए हैं, जबकि 187 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र की कोरोना रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है और ये 84% से आगे पहुंच गई है। राज्य के कुल कोरोना मामले 15,43,000 से ज्यादा हैं, जिसमें करीब 13 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर से बढ़ने लगा है। 11 दिन बाद राजधानी में रोजाना नए संक्रमण का आंकड़ा 3,000 से ऊपर पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,036 नए मामले सामने आए, जबकि 45 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी के कुल कोरोना मामले 3,15,000 के करीब हैं और रिकवरी रेट 91% से ऊपर है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर करीब 7 महीने बाद मंगलवार से दोबारा खोल दिया गया। मंदिर में प्रवेश का समय अभी सिर्फ
शाम 5 से 6:30 बजे तक रखा गया है। फिलहाल मंदिर दर्शन, फूड कोर्ट और गिफ्ट सेंटर में जाने की इजाजत है। मंदिर में अभिषेक पूजा और सभी प्रदर्शनियां अभी बंद रहेंगी। मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क पहनना और दूरी रखना जरूरी होगा। दक्षिण भारत में कोरोना संकट की स्थिति में मामूली सुधार है। तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 4,500 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 57 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि चेन्नई में रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 1,000 से ऊपर बना हुआ है। उधर केरल में 24 घंटे में 8,700 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 21 मरीजों की मौत हो गई। केरल में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के करीब है, जबकि कर्नाटक में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मरीज दर्ज हुए और 87 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना की वजह से होने वाली मौत का दायरा अभी भी समझ के बाहर बना हुआ है। बुजुर्गों और बीमार लोगों के साथ साथ कई युवाओं की कोरोना से मौत ने स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल रखा है। आंकड़ों के मुताबिक कुल मृतकों में 26 से 44 साल की उम्र के लोगों की तादाद 10% के करीब है। वहीं 45 से 60 साल के लोगों की संख्या 35% है। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को सिनेमाघर खोल दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद ममता सरकार ने 1 अक्टूबर से इसकी इजाजत दे दी थी, लेकिन हॉल मालिकों को नई गाइडलाइन के मुताबिक तैयारियां पूरी करने में वक्त लग गया। नई गाइडलाइन के लिहाज से हॉल में सिर्फ 50% दर्शकों को प्रवेश मिलेगा। कागज के टिकट की जगह डिजिटल टिकट को एंट्री मिलेगी और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग समेत सारी सावधानियां बरतनी होंगी। पराली की समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली में मंगलवार से नए प्रयोग की शुरुआत हो गई। पूसा इंस्टीट्यूट में तैयार किए गए बायो डिकम्पोजर कैप्सूल का हिरंकी गांव के खेतों में छिड़काव किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इस काम की शुरुआत की। बायो डिकम्पोजर के असर से पराली खाद में तब्दील हो जाएगी। दिल्ली सरकार किसानों को ये तकनीक मुफ्त में दे रही है। जैसे जैसे सर्दी आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली में आज फिर वायु प्रदूषण बढ़ा है। हवा की क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। गाजियाबाद का आसमान भी स्मोक की चादर में लिपट गया। उन्नाव में मारपीट का भयानक वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लड़के कुछ लड़कों को भयानक तरीके से पीट रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बेल्ट से पिटाई की जा रही है। मामला थाना गंगा घाट क्षेत्र के अंतर्गत बालूघाट चौकी के पास का है। बताया जा रहा है कि यहाँ क्रिकेट खेलने के दौरान लड़कों के बीच झगड़ा हुआ और जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई में लग गई है। यूपी के गोंडा में एक बार फिर भयानक अपराध हुआ है। यहाँ परसपुर थाना के पसका में 3 दलित बहनों पर एसिड फेंका गया है। तीनों बहनें जब सो रही थीं, तब उनके ऊपर ये एसिड अटैक हुआ। एसिड अटैक में 2 बहनें मामूली रूप से झुलसी हैं, मगर एक की हालत गंभीर है क्योंकि उसके चेहरे पर एसिड गिरा है। एसिड अटैक की इस घटना ने गोंडा पुलिस को झकझोर दिया है। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर तीनों बहनों पर एसिड किसने फेंका। कन्नौज में 10 साल की नाबालिग की मौत से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि बच्ची ई रिक्शा से ड्रेस वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्कूल जा रही थी। आरोप है कि ई रिक्शा चालक मौका देखकर बच्ची को अपने साथ ले जाना चाह रहा था, मगर विरोध कर रही बच्ची ई रिक्शा से कूद गई। रिक्शा चालक ने बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए फिर से अपनी गाड़ी में बिठाया, मगर रास्ते में बच्ची की मौत हो गई। रिक्शा चालक यहीं नहीं रुका, उसने शव को नदी में फेंकना चाहा, मगर लोगों ने देख लिया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के महाराजगंज की महिला ने लखनऊ स्थित विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। बुरी तरह जल चुकी महिला ने आरोप लगाया कि महाराजगंज नगर पालिका क्षेत्र के वीर बहादुर नगर निवासी आसिफ ने 2 साल पहले लव जिहाद के जरिए उसे प्रेम जाल में फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया। जब महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उसने महिला का धर्म परिवर्तन करा दिया। अब आसिफ सऊदी अरब चला गया है और उसके घर वाले महिला को घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। महिला के आरोपों पर पुलिस अब जांच में जुट गई है।
अंबाला में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ पुलिस ने सट्टेबाजी में शामिल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने करीब 1 दर्जन मोबाइल फोन, LCD, सट्टे का सामान, नकदी और शराब बरामद की है। पुलिस ने जब सट्टेबाजों के ठिकाने पर छापेमारी की तो उसमें सामने आया कि सट्टेबाजों के इस ठिकाने पर दीवारों पर अलग अलग तरह के कोडवर्ड लिखे बोर्ड लगे मिले। इतना ही नहीं, यहाँ दीवारों पर सट्टे से जुड़ी वेबसाइट भी लिखी मिली। पुलिस अब आगे की पड़ताल कर रही है।